हर शख्स के ख्वाबों में सीमाओं के बाहर सपने नहीं पला करते। हर शख्स के ख्वाबों में सीमाओं के बाहर सपने नहीं पला करते, क्योंकि सबके अरमानों में पंख नहीं हुआ करते। जिद जो करे कि सारा जहां मेरा है और मैं हूं, खुदा कहे कि उस बंदे में कुछ कुछ मैं हूं। डर मत, उड़ गिर पर लड़, जीतेगा तो जीतेगा, हारेगा तो सीखेगा, सीखेगा तो फिर जीतेगा। जीत तेरी तय है, जीत तेरी तय है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल। आज का जो हार्ट कनेक्ट का एपिसोड है बेसिकली वो गर्ल्स के ऊपर है, लड़कियों की समस्याओं के ऊपर है। और मुझे बहुत सारे ऐसे मेल मिलते हैं मुझे जिसमें कि लड़कियां अपनी समस्याओं को बतलाती हैं। और वाकई में कितना ही हम आगे बढ़ जाएं, कितना ही हम कुछ कह लें, लेकिन आज भी जो है वो इंटीरियर इलाकों में जो अंदरूनी क्षेत्र हैं या जो पिछड़े हुए एरिया हैं वहाँ पर लड़कियों को बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप मुंबई दिल्ली की बात छोड़ दें आप, हालांकि यहाँ पर भी समस्याएं हैं, लेकिन ये है कि मैं महसूस करता हूँ कि भारत के कई सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर लड़कियों को आज भी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अपनी बात में आगे कहूँ, आपके मेल में लूँ उसके पहले मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं और ये जो मैंने कुछ पंक्तियाँ या कुछ मैंने एक छोटी सी एक पोइट्री लिखी है अपने उन सभी कमांडोज के लिए, जो गर्ल्स कमांडोज के लिए, या उन सभी के लिए जो इस चैनल को देखते हैं, उन लड़कियों के लिए। कभी उम्मीदों पर जीती हूं, कभी उम्मीदों पर जीती हूं तो कभी बारिशों में बहती हूं। कभी उम्मीदों पर जीती हूं तो कभी बारिशों में बहती हूं। कभी अपने को समेट लेती हूं, कभी अपने को समेट लेती हूं तो कभी सहम जाती हूं। क्योंकि मैं एक लड़की हूं, क्योंकि मैं एक लड़की हूं इसलिए सब सह लेती हूं। कभी तो पंख मुझे फैला लेने दो, कभी तो पंख मुझे फैला लेने दो। एक बार उड़ने दो, आसमान छूने दो। एक बार उड़ने दो, आसमान छूने दो। फिर तुम मुझे जान पाओगे, फिर तुम मुझे जान पाओगे और अपने नजरिए को बदल पाओगे, और अपने नजरिए को बदल पाओगे। सच्चाई यही है कि लड़कियों में बहुत सारा पोटेंशियल है, बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन जितने मौके लड़कों को मिलते हैं उतने मौके लड़कियों को नहीं मिलते। अब आप में से कुछ लोग इस बात को बोलेंगे, सर आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा है वैसा है, आप जो है वो लड़कियों के पक्ष में बात कह रहे हैं, आप फेमाइन ओरिएंटेड बात करते हैं हमेशा, आप हमेशा लड़कियों का पक्ष लेते हैं। कई लोग मैंने देखा कि पिछले कुछ एपिसोड्स में या पिछले कुछ वीडियोस में जहां भी मैंने इस तरह की बातें कही हैं तो कुछ लोगों ने इस चीज को एलिगेशन लगाया इस तरह का। सच्चाई यह है कि यदि आप जो है निष्पक्ष नजरिए से आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि लड़कियों को बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। चलिए, तो पहला मेल जो आपके सामने स्क्रीन पर है इसको मैं लेता हूं। रिस्पेक्टेड सर, मैं आपकी 2019 साल की कमांडो हूं। सर 2019 में 12th पास हूं और उस साल मैंने नीट दिया था और काफी कम नंबर आए थे। अगले साल रिपीट किया, 2020 में 330 मार्क्स एंड 2021 में 482 आया। घर पे अब्बू और दादा का बहुत मन है कि मैं MBBS करूं, क्योंकि मेरे दादा भी VDS किए थे। सर मैं 20 साल की हूं और इस साल रिपीट करने के लिए लास्ट चांस दिया पेरेंट ने। सर मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूं, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। सर मैं 4-5 टाइम मोलेस्टेटेड हुई हूं। फर्स्ट टाइम 3 इयर्स पे बाय होम ट्यूशन टीचर। ऐसा 2 साल तक चला। मुझे बहुत दर्द होता था, बट मुझे पता नहीं था कि क्या हो रहा है। मुझे बहुत डर लगता था उस टीचर से और मैं अब्बू के पास रोती थी और मुझे नहीं पढ़ना है। और उस समय उन्होंने वो समझाते थे कि ना पढ़ने का बहाना बना रही हूँ। ऐसा मेरे साथ 4 बार हुआ अलग अलग टीचर से। जब मैं 9 साल की थी तब अब्बू को समझ आया कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है और अब्बू ने मुझे उस साल क्लास 3 5th में टेस्ट दिलवाया और बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। बट मैं वहाँ पर रह नहीं पाई। तब घर में अब्बू अम्मू ने मेरे लिए सब कुछ बंद कर दिया। तब से अकेली हूँ। मैं किसी फ्रेंड को नहीं बनाती हूँ, किसी से बात नहीं करती हूँ। बट
सर आई एम वेरी थैंकफुल टू माय एल्डर ब्रदर, ही इंट्रोड्यूस मी टू बायोमेंटस इन 2019। उस साल अब्बू को ब्रेन ट्यूबर डायग्नोस हुआ था 2020 पे। अब्बू के ऑपरेशन के बाद हम लोगों को विलेज हाउस पे आना पड़ा। 2019 6 अप्रैल टू नवंबर 2022 तक दादा ने चाइल्डहुड फ्रेंड को ट्यूशन लगा दिया। मैं पढ़ना नहीं चाहते थे। बाद में उन्होंने बहुत अच्छा व्यवहार किया और मैं इमोशनली अटैच हो गई। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था और मैंने स्टडी पे अफेक्ट कर रहा था, तो मैंने उनसे सब बोल दिया और उन्होंने बोला कि सब नेचुरल है। उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत इंसल्ट किया सर, और मैं उनकी लेवल की नहीं हूँ। मैंने कुछ बुरा व्यवहार नहीं किया, उन्होंने ऐसा क्यों किया सर? और वो अभी पेरिस में फिजिक्स ऑप्टिक्स में पीएचडी कर रहे हैं और मुझे ब्लॉक भी नहीं करते हैं। एक मंथ पर अगर कोई मैसेज करते हैं तो उसका रिप्लाई भी कर देते हैं और मुझे अपना गोल अचीव करना ही है, तो मैंने उन्हें ब्लॉक कर दिया, उनका नंबर डिलीट कर दिया। सर मैंने कुछ गलत किया? सर मुझे रिजेक्शन का बुरा नहीं लगता, पर मुझे इंसल्ट का बुरा लगा। अब देखिए एक बड़ी इमोशनल सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम यहाँ पर जो है वो सामने आया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पर जो मुझे सबसे बड़ा मेजर इशू लगा वो लगा है कि चाइल्डहुड में जो छोटे बच्चियों के साथ में जो मोलेस्टेशन होता है उसका साइकोलॉजिकल बड़ा गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। आप सोचिए कि वो कौन तरह के राक्षस या किस तरह के वो लोग हैं जो 3 इयर्स की बच्ची को मोलेस्टेटेड कर रहे हैं, जो छोटी बच्ची को जो है वो स्कूल, सोचिए, और वो होम ट्यूशन टीचर है। टीचर के नाम पे ऐसे लोग कलंक है। मतलब टीचर बोलना, टीचर शब्द की जो है वो बदनामी करने के जैसा है। तो ये लोग कोई टीचर नहीं थे, ये लोग जो है पापी थे, दुष्ट लोग थे। ऐसे लोगों को सजा मिलना चाहिए। मजबूरी ये है कि जिस परिवार में लड़की का मोलेस्टेशन हुआ होता है या लड़की सफर करती है वही विक्टिम बन जाती है, वही उस एक्यूज भी वही है और विक्टिम भी वही। जो विक्टिम है वही एक्यूज है। ये जो आदमी जिसने मोलेस्टेशन उस समय किया होगा वो आज भी खुला घूम रहा होगा। उसने इसके अलावा जाने कितने बच्चों के साथ ऐसा किया होगा। तो हमें ऐसे राक्षसों को सबक सिखाना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या होगा, क्योंकि कारण ये कि यही वो चेन है, यहाँ पे इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो खैर ये पुरानी बात है, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा कि आप अपने आसपास के जो बच्चे हैं उनको भी जागृत करें, बताएं उनको कि सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि जो आपने भुगता है बेटा ये वाकई में बहुत बहुत ही दर्दनाक है और बहुत ही बुरा है। इससे बुरा मतलब मैं मान सकता हूं कि इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इससे आप इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, आप लोगों पर भरोसा नहीं कर पाते हैं और इमोशनली आप वीक भी हो जाते हैं इससे। ठीक है, अब आपने लिखा कि 4 बार हुआ, अलग अलग टीचर से हुआ इसमें। तो मतलब देखो, मैं मतलब जब टीचर वर्ड आता है ना तो मैं बड़ा इमोशनल हो जाता हूं। मुझे लगता है कि ये टीचर नहीं हो सकते हैं। आप उनको टीचर समझते थे, ये आपकी गलती है, पर वो दे आर नॉट टीचर्स। टीचर गुरु ऐसे नहीं होते हैं। ठीक है, गुरु ऐसे नहीं होते जैसा आपने देखा। फिर आपने बताया आपके इमोशनल अटैचमेंट के बारे में, आपने बताया आपकी नीट के प्रिपरेशन के बारे में बताया। तो आपने यदि अपने करियर को फोकस किया है तो आपने बिल्कुल सही किया है। ठीक है, और यदि कोई भी चीज आप देखो, जो लड़का आपको पढ़ाया उस समय वो भले ही फिजिक्स में और पेरिस में फिजिक्स में पीएचडी कर रहा है, तो ही इज रियली वेरी टैलेंटेड कि वो अच्छा कर रहा है। लेकिन क्या उसका अच्छा करियर आपके अच्छे करियर की गारंटी है? नहीं है। तो यदि आपने ब्लॉक किया है, आपने कुछ समय के लिए उससे डिटैचमेंट शो किया अपना, तो आप उसको अवॉइड कर दीजिए, भूल जाइए। पास्ट को कभी भी बेटा कुरेदना नहीं चाहिए। पास्ट को कुरेदने से कोई भविष्य का अच्छा नहीं होता है। पास्ट हमारा जो होता है वो सबक लेने के लिए होता है, केवल जो है वो ये जानने के लिए होता है कि हमने क्या गलतियां पहले की थी, किन चीजों के कारण हमको भुगतना पड़ा था, वो दोबारा नहीं होंगी। यदि आपकी वीक पर्सनालिटी थी, लोग उसका फायदा उठा पा रहे थे, लोग जो है मोलेस्ट कर पा रहे थे, तो आपको अपनी पर्सनालिटी को स्ट्रांग बनाना है कि कोई मोलेस्ट करने के बारे में सोचे भी ना हो, दिमाग में ये विचार लेकर भी ना आए। यदि दिमाग में विचार लेके आएगा तो वो अपना खुद का बुरा कर रहा होगा। इतना स्ट्रांग पर्सनालिटी बनाना है। और रही बात कि तुमने उसको ब्लॉक कर दिया है, तुम उससे बात नहीं कर रहे हो, तुमको रिजेक्शन का नहीं, तुमको जो है वो हर्ट हुआ है उसके इंसल्ट का, तो भूल जाओ। इंसल्ट का जवाब देने का सही तरीका यह है कि आप बड़ा कद कर लो, सामने वाला आदमी आपके सामने अपने आप छोटा हो जाएगा। याद रखिए, दुनिया में कई बार बेइज्जती होती है आदमी की। ऐसा नहीं कि मेरी कभी बेइज्जती नहीं होगी। मुझे अच्छे से ध्यान है कि जब मैं नया मुंबई शिफ्ट हुआ था तो यहां पर मैं डायबिटीज की प्रैक्टिस शुरू करने वाला था मुंबई के अंदर। तो मेरे को किसी ने बताया कि यहाँ पे बड़े डॉक्टर साहब हैं, नाम नहीं लूंगा उनका मैं, वो यहाँ पे डायबिटिक एसोसिएशन के जो है वो उस समय अध्यक्ष वगैरह थे। तो उन्होंने कहा उनके पास चले जाओ, तो वो एक किसी बड़े हॉस्पिटल को बोल देंगे ताकि कुछ महीनों के लिए आप उसमें जुड़ जाओगे, तो आपको थोड़ा सा पेशेंट का लोड मिल जाएगा, लोग आपको जानने लगेंगे। मैं उन डॉक्टर साहब से मिलने गया
और उनसे मिलने के लिए जो है, आप चूंकि वो बड़े डॉक्टर साहब है मुंबई के अंदर, तो मेरी वाइफ चूंकि वो इनकम टैक्स में यहाँ पे पोस्टेड थी, उन्होंने किसी से कहलवाया अभी, तो मेरे को बाकायदा अपॉइंटमेंट मिला मुझे, भाई शाम को 6 बजे डॉक्टर साहब तुमसे आपसे बात करेंगे, उन्होंने बुलाया आपको के। मैं मिलने गया, 6 बजे शार्प में पहुंच गया। 6 से लेके मैंने 7 तक वेट किया, 8 तक वेट किया, 8:30 तक वेट किया मैंने के। और मेरे बाद आने वाले कई लोग जो मुझसे मिलने आए थे, उन्होंने उन लोगों को बुला लिया। जब मैं उनकी रिसेप्शनिस्ट से पूछा, मैंने कहा कि मैं तो 6 बजे से आया हूँ और बाद में कई लोग आके चले गए हैं, तो जबकि मेरा अपॉइंटमेंट तो 3-4 दिन पहले का था, डॉक्टर साहब से 10 मिनट की बात करनी थी उनसे कुछ। उन्होंने बोला है वो जो आएंगे गीता उनको इंतजार कराइएगा, है ना, 2-3 घंटे के पहले अंदर मत लाइएगा। बड़ा मन को बुरा लगा कि अपनी ही बिरादरी का, अपनी कम्युनिटी का, मतलब बिरादरी का, डॉक्टर्स की अपनी एक बिरादरी होती है, वो आदमी आपको इतना लंबा इंतजार करा रहा है बेमतलब के, बेवजह। जब मैं उनसे मिलने गया, मैंने उनसे बोला कि सर मैं 3 घंटे वेट करके आया हूं, तो बोले हाँ, तो आप कोई वीआईपी थोड़ी ना है आप, तो क्या है आपका काम, आपका है ना, आपको तो वेट तो करना पड़ेगा। तो मैं अपने टेबल से खड़ा हुआ, मैंने हाथ जोड़ा, मैंने कहा साहब मैं आपसे दोबारा मिलने आऊंगा जब मैं इस लायक बन जाऊंगा कि आप मुझे जो है प्रायोरिटी पर अंदर लेंगे, तब मिलने आऊंगा, मुझे आपसे कोई काम नहीं है। मैं 3 घंटे इंतजार करने के बाद सिर्फ ये चाह रहा था कि मैं एक बार आपका चेहरा देख लूं कि आप हैं कौन, क्योंकि मैं आपको जानता नहीं था, इसलिए मैं आपसे नमस्कार करने अंदर आया था। उठ के मैं चल दिया। 3 साल बाद वही डॉक्टर साहब का फोन आया कि भैया एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस है, उसमें आपको भी स्पीकर में शामिल किया है कंपनी ने, तो आपसे मीटिंग करना है, आप कितने बजे आप आएंगे मीटिंग के लिए। मैंने कहा साहब मेरे पास अभी वक्त नहीं है, आप जो है, और मुझे उस कॉन्फ्रेंस में आना भी नहीं है। उन्होंने कहा नहीं साहब मैं ही ऑर्गेनाइज करवा रहा हूँ कॉन्फ्रेंस, आप आइएगा जरूर उसमें, क्योंकि आपका नाम डाला हुआ है फार्मा कंपनी लिस्ट के अंदर कि भाई आपको बुलाना है एक सेशन के लिए। 2-3 दिन बाद फिर वो बोले कि मैं जो है वो ट्राइडेंट में जा रहा हूँ, वहां पे आप मिलने आएंगे क्या। मैंने कहा हाँ आऊंगा मिलने। वो पहुंच गए वहां पे 3 बजे, दोपहर के 3 बजे की बात है, पहुंच गए। 3 बजे का टाइम था, हम 4:30 बजे पहुंचे वहां। 1.5 घंटा वो कॉफी पीते रहे बैठ के। 4:30 बजे पहुंचे। हमने कहा कि मैं हाँ पहुंचे। पहुंचने के बाद मैंने कहा कि पहचाना आपने? बोले हाँ आपका नाम है ना लिस्ट में। मैंने कहा नहीं साहब, आपकी याददाश्त कमजोर है आपकी। 3 साल पहले हम आपके यहाँ 3 घंटा वेट किए थे, हम आपकी कॉन्फ्रेंस में नहीं आएंगे। बस ये बोल के वापस आ गए। नहीं गए हमने अपना बदला लिया, बाकायदा बदला लिया हमने अपना, और हम भूलते भी नहीं किसी को। हमारे पास इतना बड़ा दिल नहीं कि हम क्षमा कर दें किसी को एकदम से, लेकिन हम बदला लेने का अपना तरीका खोजते हैं। पहले हम अपना वजूद लकीर बड़ी करते हैं, फिर बदला लेते हैं। और हम कुछ वायलेंट बदला नहीं लेते हैं कि गुस्सा हो गए, 4 बातें बोल दी, मैंने हाथ जोड़ा, मैंने नमस्कार साहब अब आएंगे, 3 मिलेंगे बाद में, कभी शिखर पर मिलेंगे, कभी टॉप पर मिलेंगे, आपसे बात करेंगे आपसे। जय श्री राम, जा रहे हैं, बाय बाय, शब्बा खैर, हो गया बात, खत्म बात, ठीक है। उस लेवल का करेज तुम्हारे अंदर होना चाहिए। तुम क्या सोच रही हो बेटा? तुम अपने करियर के बारे में, अपने वजूद के बारे में सोचो कि तुम्हारा वजूद इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि इतने लोग तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं, ये सब गर्व महसूस करें। क्यों तुम मजबूर बनना चाहती हो? मजबूत बनना क्यों नहीं चाहती हो? भूल जाओ, कुछ नहीं, रिजेक्शन नहीं है कोई तुम्हारा। रिजेक्शन जब तक तुम्हारी मर्जी नहीं होगी, कोई तुम्हारा रिजेक्शन नहीं कर सकता है। याद रखिए, जब तक तुम्हारी मर्जी नहीं होगी, कोई तुम्हारा रिजेक्शन नहीं कर सकता है। ये याद रखिए इस बात को, ठीक है। तुमने सिलेक्ट करना है और तुमने रिजेक्ट करना है, ठीक है। ये कोई राइट और लेफ्ट स्वैप करने वाला का फंडा नहीं है ये, रिजेक्ट कर दिया ना सिलेक्ट कर दिया। ये जिंदगी है, यहां पे तुम ही डिसाइड करोगी क्या होगा, ठीक है। और आगे से कभी अपने आसपास देखो, इस तरह की कभी घटनाओं को देखो, तो वहां पर जो है कभी भी जो है वो कमजोर मत रहना, विरोध करना। जब आप जोर से विरोध करते हैं, सामने वाला आदमी कायर होता है। ये जो मॉलेस्ट करने वाले लोग होते हैं ना, इनसे बड़ा कायर कोई दुनिया में नहीं होता है। यदि दम होती तो बड़े आदमी के पास ट्राई करके देखते तो मालूम चल जाता है इनको। 3 साल की बच्ची को मॉलेस्ट करने की कोशिश करते हैं लोग, बहुत कायर होते हैं। ऐसे लोगों से बच्चों को बैलेट कीजिए और जोर से शोर मचाने को बोलिए उनको, क्योंकि ये रुकना चाहिए। समाज में ऐसे भेड़िए रहते हैं और हमें इन भेड़ियों को एक्सपोज करना चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम जो है अभी अपने लक्ष्य पर फोकस करोगी, अभी टारगेट पे, और तुम जो है ऑलमोस्ट 2021 में जो है तुम्हारा 482 मार्क्स से कम नंबर नहीं होते हैं, 482 बड़ा नंबर होता है। कोशिश करोगी यही नंबर 682 होगा आपका। मेहनत करो बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। Please forward this message to Gitan sir. I am not trying to diverting sir, but nowadays competition is like a disaster in India. We youth are depressed so much about our future. We all students
those who preparing for NEET going to appear in 2022, we just want guidance to complete our medical studies from private medical college of abroad with scholarship or any entrance. If we will not get a government college in India 2022, our good future matters. Please aware us, sir, about these information. For example, I am so regretful that I didn't aware about KVPY exams when I was in 10th and 12th. That's why I don't want to skip more infos which will helpful for our medical career, and I also did so much research on YouTube about MBBS from abroad on need basis, but I only get about why they choose this country or that country, how they are feeling, where they belong from, blah blah. Please sir, because you are a doctor, also completed your studies from Boston University, I am pretty sure only you can give reliable procedure to take admission abroad. Please help. बहुत अच्छा इश्यू उठाया आपने बेटा कि कई बच्चे ऐसे हैं जो इस फियर्स कंपटीशन, मतलब कंपटीशन का लेवल जो है वो काफी ऊपर बढ़ चुका है। ये बात बिल्कुल मैं मानता हूं, और ये बड़ा भी इसलिए क्योंकि जो है बच्चे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। और दूसरी बात है कि नया अभी हो रहा है कि मेडिकल में एकदम बूम है इस समय, कि हर बच्चा मेडिकल में जाना चाहता है, मेहनत कर रहा है, क्योंकि कोविड टाइम में देखा हम लोगों ने कि मेडिकल प्रोफेशन ने जो है कितना बड़ा रोल प्ले किया यहाँ पर। तो अच्छी बात है, लेकिन कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है इंडिया में, सीटें कम है, कॉम्पिटिशन फियर्स कॉम्पिटिशन है, और 1 नंबर 2 नंबर से बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। तो वैसे में यदि आप अपने लिए कोई रास्ता खोज कर रखते हैं कि एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड, तो बुरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड से भी लौट के आके आपको एग्जाम देना होता है, जो है आपका नेक्स्ट का एग्जाम है वो आपको देना पड़ेगा, तब आपका मेडिकल कॉलेज मेडिकल रजिस्ट्रेशन आपको हो जाएगा। ठीक है, तो एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड में कोई बुराई नहीं है, यदि आप उसे अफोर्ड कर सकते हैं, आप बाहर जाके विदेश जाकर पढ़ सकते हैं, और इंडिया आकर आप अपना मेडिकल लाइसेंसिंग का एग्जाम, जो कि एक टफ एग्जाम होता है, वो आप यदि निकाल सकते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम जो है समझ लीजिए कि पीजी के एग्जाम के समान होता है, पीजी से थोड़ा लेवल कम होता है, लेकिन होता है एग्जाम अच्छा खासे लेवल पे। और जैसे मुझे अमेरिका जाके प्रैक्टिस करनी हो तो मुझे वहां का मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम निकालना पड़ेगा, उसे यूएसएमएलई बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन बोलते हैं उसको। इंग्लैंड के लिए प्लैब निकालना पड़ेगा मुझे। तो ये जो आपने इशू रेज किया, ये अच्छा इशू। तो मैं एक काम करता हूं, मैं चूंकि इस मामले में एक्सपर्ट नहीं हूं, तो मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड के लिए कंसल्टेंसी का काम करते हैं, और मैं दलालों की बात नहीं करूंगा, कुछ ऐसे एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं, कुछ ऐसे एमबीबीएस का करते हुए बच्चे जो इस तरह की ब्रोकरेज से शुरू कर दिया उन्होंने, उनसे सावधान रहिएगा। वो लोग अपने ब्रोकरेज के पीछे किसी को कहीं पर भी भिजवा सकते हैं उठ के, तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना है, हमें बिल्कुल लॉजिकल सही सलाह मिलना चाहिए। तो मैं इस पर काम कर रहा हूं, मैं अपनी इस पर एक टीम बनाऊंगा जो एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड के लिए सही रिसर्च करेगी, और आपको फिर मैं पुख्ता इंफॉर्मेशन दूंगा, इसका मैं प्रॉमिस करता हूं। ठीक है, लेकिन अभी आप अपनी पढ़ाई कीजिए नीट 2022 के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम स्क्रीन पर। हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो सर, आई एम फ्रॉम ए स्मॉल विलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। I am official commando of Biomentos regular batch and I am in 12th now. I have scored 95% in 10th. My preparation was good till September, but after that my parents started repairing our home. I told my parents to repair home after my selection, but my father didn't hear. I said that all will disturb my studies and I have to repeat 1 year again. Now from September all rooms have broken for repair. I have no room to study all day. Lever people disturb me. After all, the main problem is my father. He always keep on fighting with me, my mummy and my mummy. He doesn't care for anyone. Has no feelings. My mom is very worried. She remains sad. I also cry sometimes. But when I try to realize that God and my sir are always with me, sir, I am crying during writing this message. I want to crack NEET and will become a great cardiac surgeon. Please, sir, please suggest me what should I do? Cover my backlog. I have no backlog in biology. I keep listening to you, sir. Sir, backlog in physics, chemistry, help me, sir. देखो बेटा, मैं बड़ा सरप्राइज हूं, मतलब मेरे जब से मैंने हार्ट कनेक्ट सीरीज को शुरू किया है तो मेरा भी दुनिया को देखने का नजरिया बदला है मेरा। पहले मैं कभी ये मानता नहीं था कि पिता कभी अपने बच्चों के लिए बुरे हो सकते हैं या पिता अपने बच्चों के लिए अच्छा नहीं चाहते होंगे, पर कुछ दिनों से मुझे ऐसे मेल देखकर यकीन होने लगा है कि पिता कई बार नॉन अंडरस्टैंडिंग होते हैं। बुरे नहीं बोल सकता मैं,
बुरा नहीं बोल सकता मैं, बुरा वर्ड एक थोड़ा सा अलग लेवल पे चला जाता है, मैं बोलूंगा दे आर नॉन अंडरस्टैंडिंग के, वो आपको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, वे समस्या को समझना नहीं चाहते हैं कि आपने बोला कि रिनोवेशन बाद में हो सकता है। तो देखो अब दो चीजें हो सकती है इसमें, क्या हो सकता है घर वाकई में उस हालत में हो जहां पे उसे रिपेयर की आवश्यकता हो, तो आपके पिताजी के पास अभी पैसा हो और रिपेयरिंग करना चाह रहे हो, कई सारे फैक्टर वहां पर हो सकते हैं। तो उनको पूरी तरीके से गलत सिद्ध कर देना अच्छी बात नहीं है कि मैं बोलूं कि पिताजी के पास अभी पैसा आया, उन्होंने कहा चलो इस पैसे का कहीं खर्च करने के पहले घर को रिपेयर करा लेते हैं, तो उन्होंने वो काम कर लिया, ठीक है, तो उसमें कोई बुराई नहीं, उसमें कोई बुराई नहीं उसके लड़के। तो हम ये बोले कि केवल कोई एक पर्पस को लेकर उन्होंने वो काम किया, तो ये भी ठीक नहीं है कि हम ये बोलेंगे कि हाँ आपकी पढ़ाई उससे अफेक्ट हुई है और उनको थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना चाहिए था, या जब तक घर की रिपेयरिंग चल रही तब तक कभी किराए से एक कमरा दिलवा देते आपको, उस किराए के कमरे में आप रह के पढ़ लेते आपके, ठीक, तो समस्या सॉल्व हो जाती। भाई यदि मान लीजिए आपके घर के आसपास कोई दूसरे घर है जहां पे किराए से आपको एक कमरा मिल सकता है, पढ़ने को जगह मिल सकती है, वहां जाके पढ़ लीजिए आप, ठीक है, ये एक सॉल्यूशन इसका निकल सकता है। और रही बात बैकलॉग की, तो बैकलॉग सबसे बुरी चीज है बेटा, बैकलॉग का चलता है विशेष साइकिल, उसको उससे बाहर निकले। बायोलॉजी में नहीं लगाया अच्छी बात है, पर फिजिक्स केमिस्ट्री जो है वो ऐसा है जो डिसाइडिंग फैक्टर है, वहां पे नंबर लाना ही पड़ेगा। कश्मीर में है तो भी आपको नंबर लाना पड़ेगा तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट मिल जाए। ये बात आपने जो कही है कि माय योर गॉड एंड सर विथ यू, तो मैं आपसे बोलता हूं, प्रॉमिस करता हूं कि आपको जिंदगी में कोई भी आवश्यकता होगी बेटा, मैं आपके साथ रहूंगा, आपकी हेल्प करूंगा। मैं ये मेरा वीडियो के थ्रू मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप जो है वो जरूरत पड़ेगी बेटा, आप मुझे बिल्कुल संपर्क कीजिए, मैं आपकी हर तरह की हेल्प करने को तैयार हूं, ठीक है। और आप एक अच्छी कार्डियक सर्जन बनना चाहती है तो बायोमेंटस परिवार भी यही चाहता है कि आप एक बड़ी सर्जन बने, बड़ी डॉक्टर बने, आपके देश का नाम रोशन करें, आपके कश्मीर का नाम रोशन करें, आप लोग जाने की दुनिया की देश का सबसे बड़ा कार्डियक सर्जन जो है जम्मू कश्मीर से की एक लड़की जो कार्डियक सर्जरी में एक्सपर्टाइज है इसको के, तो वो चीजें हम क्यों नहीं कर सकते, दूसरा कर सकता है, आप भी उसे अचीव कर सकते हो। रही बात दुखी होने की, रोने की, तो बेटा मैंने आपसे हमेशा कहा है कि जो आंसू होते हैं ना बेटा वो ऊर्जा होते हैं, जो हमारे आंसू होते हैं, जो हमारे टीयर्स होते हैं वो एनर्जी होते हैं, और यदि आपने इनको बहा दिया ऐसे ही आपने तो एनर्जी को आपने डिफ्यूज कर दिया है। डिफ्यूज मत करो, मन को मजबूत कर लो और आंसुओं से बोलो कि रुक जाओ कुछ समय के लिए, आंसुओं से बोलो रुक जाओ कुछ समय के लिए, ये निकलेंगे तो सही पर खुशी के निकलेंगे, दुख के नहीं निकलेंगे। दुख मैं अपने अंदर पी लेती हूं, दूसरे का दुख देखकर दो आंसू निकाल देती हूं, दूसरे का दुख देखकर दो आंसू निकाल देती ताकि उसकी मदद कर सकूं मैं। अपने दुख पर सब रोते हैं बेटा, दूसरे के दुख पर जब तुम्हारी आंखों में आंसू आएंगे उस दिन तुम सच्चे इंसान बन जाओगे। तुमको अपनी सफलता के लिए मेहनत करना है और तुमने जो स्थान लिया वो तुमको अचीव करना है, और तुमने 10th में 95% स्कोर किया है, यू आर ए डैम टैलेंटेड गर्ल, यू आर ए वेरी टैलेंटेड गर्ल के, मतलब तुम तो फोड़ दोगे ऐसी लड़की हो बेटा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं ना, तुम फोड़ दोगे ऐसी लड़की के, जब जो है तुम्हारा नाम होगा एक दिन कश्मीर के अंदर, तुम्हारे ही इंटरव्यू चल रहे होंगे, उसके लिए कोशिश करो बेटा। लड़कियों के लिए बहुत चुनौतियां होती सामने आपके, इसी लड़कियों को दुगना लड़ाई लड़ना पड़ता है, लड़ो और जीत कर दिखाओ। ऑल दी बेस्ट। चलिए आज का हम जो है वो लास्ट मेल लेते हैं, यहां पे हम आखिरी मेल लेते हैं आज का हम। You are a huge source of inspiration for me. Sir, please help me at this time. I am in great dilemma. Sir, I am preparing for SSC CGL. I want to make my family proud on myself, and for this thing I am giving honest effort from my side. I didn't take a break of single day from last 6 months. Sir, I never assume study as a burden, but the problem is that I am feeling like I am addicted to books. I spend my whole day poring on books. The problem is that I am only taking theoretical knowledge, but I want to serve myself as a good human being. I belong to a small village, and whenever I go outside, I feel that I am stupid and I don't know anything about the outer world. Even I am unable to talk with people confidently. Sir, I really want to explore many things, like I want to learn digital marketing, stock marketing, and I also want to work on my personality development skills. Sir, I am very confused because I feel that I am doing nothing except preparing CGL. Sir, I am an average student and I am doing best from my side, but at the same time I feel that competition is very high and many candidates are much higher than me in terms of knowledge, because maybe they are studying from good coachings and also preparing from many years. I am afraid of thinking that the vicious cycle of government job preparation may ruin my life, and I am unable to leave my preparation.
सर आई वॉन्ट टू डू समथिंग वेरी बिग इन माई लाइफ एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू माई स्टार्टअप बट आई डोंट हैव एन आइडिया सर आई डोंट वॉन्ट टू स्पेंड माई लाइफ एज इंसेक्ट्स सर प्लीज जेन्युइनली सजेस्ट मी इफ यू आर इन माई सिचुएशन व्हाट शुड यू लाइक टू डू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इन्होंने बोला है कि आपको बता दूं मैं कि जिसको लोग दुनियादारी कहते हैं, जिसको लोग होशियारी कहते हैं, दुनियादारी कहते हैं, चालाकी कहते हैं ना, उन लोगों की संख्या 95%, 98% है। और जो लीडर होते हैं, जो लीडर होते हैं वो 1 या 2% है। लीडर तुम्हारे जैसे होते हैं। यकीन मानना, आइंस्टीन को भी कमजोर समझा गया था, थॉमस अल्वा एडिसन को भी कमजोर समझा गया था, ठीक है। एक जमाना था, एक समय था जब नेल्सन मंडेला को भी कमजोर समझा गया था, महात्मा गांधी को भी कमजोर समझा गया था। एक जमाना था जब अब्राहम लिंकन को भी कमजोर समझा गया था। एक जमाना था जब दुनिया के तमाम बड़े लोग, लीडर्स, पॉलिटिशियंस, साइंटिस्ट के इन सबको कमजोर माना गया। और इन कमजोर लोगों ने जो किताबों में छिपे रहते थे, जो कार्ल मार्क्स के समान लोग थे जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी क्रांतियां खड़ी कर दी, और ऐसे लोग जिनको कमजोर समझा करते थे वही क्रांति का सूत्रपात किए। 99% लोग जो अपने आप को होशियार समझते हैं, चालाक समझते हैं, बेईमानी करते हैं और वो कहते हैं ये दुनियादारी है, तुमको क्या मालूम, वे फॉलोअर होते हैं। याद रखना, वे फॉलोअर होते हैं। वे तुमसे छोटी छोटी चीजों में जीत सकते हैं, लेकिन तुम जो किताबों का ज्ञान ले रहे हो वो तुमको लीडर बनाएगा। इस बात का यकीन रखिए। इस बात का मैं कह रहा हूं आपसे। जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था तो स्कूल टाइम में मेरे दोस्त थे, कुछ दोस्त क्या थे, क्लासमेट थे। दोस्त तो नहीं बोलूंगा, क्लासमेट थे। सरकारी स्कूल था भोपाल के अंदर। 94 की बात है, 1994 की बात है। सरकारी स्कूल था, 1994-95 की बात है। सरकार गवर्नमेंट स्कूल था और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गवर्नमेंट स्कूल था उस समय में। सुभाष स्कूल हुआ करता था वो भोपाल के अंदर, जो इस समय स्कूल फॉर एक्सीलेंस है भोपाल में। वहां पर हमारे दोस्त लोग, बॉयज स्कूल था, लड़कों का स्कूल था और गवर्नमेंट स्कूल था, उसमें मैं पढ़ा करता था। लड़के क्या थे भाई, वो तब समझ लीजिए छोटे मोटे जो होता ना, मॉन्स्टर्स जो होते हैं, वैसे कुछ लड़के थे क्लास के अंदर। क्लास में फटाका लगा देंगे टीचर के लिए, वो जो दिवाली के बाद बम लगा देंगे, क्लास में बम फटेगा के, और स्मोकिंग करेंगे। और हमारे स्कूल के आसपास एक गर्ल्स स्कूल था, सरोजिनी नायडू गर्ल्स स्कूल था, एक गर्ल्स कॉलेज था, नूतन कॉलेज था, एक महिला पॉलिटेक्निक था। और स्कूल में बच्चे लड़के स्कूल में कम रुका करते थे, खिड़की फोड़ देते थे। वो खिड़की का वो निकल के क्रॉस करके क्लास, स्कूल का गेट बंद हो जाया करता था। स्कूल जब शुरू हुआ, गेट बंद हो गया तो खिड़की से बाहर निकल के आसपास के पूरे मोहल्ले के चक्कर लगाएंगे। वो यही काम था उनका। और एक जोड़ी कपड़ा रख के लाएंगे, सरकारी स्कूल था तो खाकी पैंट व्हाइट शर्ट हुआ करती थी, तो एक जोड़ कपड़ा लेके आएंगे बढ़िया अपना जो है वो कलरफुल शर्ट, और वो लेके और वो चक्कर लगाएंगे लड़की के कॉलेज और पॉलिटेक्निक इसके आसपास। क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये कि वो बड़े कूल लगा करते उस समय। उस जमाने में है ना, वो कभी एक बार मुझे अच्छे से जाने, मुझे बड़ा बुरा लगा था मन में और मैं बड़ा डर गया था, इसलिए वो इंसिडेंट शेयर करूंगा कि मेरे क्लास के और दूसरी क्लास के 4, 5, 6, 8 लड़के थे जो थोड़े पढ़ने वाले लड़कों को जो टीज करते थे। मैं पढ़ता था, मैं ब्रह्मी आंवला केस तेल लगा के जो है बाल चपटे करके पढ़ने स्कूल जाया करता था। अपने टीचर ने पूछा बता दिया, एकदम पढ़ने वाला सीधा साधा लड़का था, ठीक है। तो मैं जब मैं क्लास में टॉप भी करता था, मैं टेस्ट में अच्छे नंबर आते थे मेरे, कुछ मैं कम बात किया करता था, मैं कम लोगों से बात करता था। तो एक दिन मुझे लड़कों ने उन्होंने रोक लिया कि इधर आ मंडीदीप, इधर आ। मैं मंडीदीप से अप डाउन किया करता था। मंडीदीप पे मेरे मामा जी रहा करते थे। ए मंडीदीप इधर आ। क्लास के लड़के थे, गुंडे टाइप की उनकी इमेज थी, इसको मार दिया, उसको मार दिया, क्लास में लड़ लिए, स्कूल में लड़ लिए, टीचर से लड़ लिए के। तो एक दिन मैं जा रहा था निकल के स्कूल से, तो ए मंडीदीप बुलाया। 5-6 लड़के बैठे हुए थे, स्कूल की बात आ रहा हूं मैं आपको। एक ने बैग में से बियर निकाली, 2 बियर थी उनके पास, मिल बांट के बियर पी रहे थे। वो बियर पिएगा? मैंने कहा मैं बियर नहीं पीता। पता तेरे को बियर क्या होती है? मैंने कहा अल्कोहल। बोलते तुम पढ़ने वाले लड़कों की यही प्रॉब्लम है चिकने, ऐसा बोला उसने मुझे। बाल चपटे थे, ऐसा पतला दुबला सा लड़का। तो एक पूछता उसे, ये चिकना कहां से आता है? मंडी से आता है। बियर नहीं पिएगा? पीनी पड़ेगी, तो मार खाएगा। मैंने सिर नीचे खा लिया। अब मेरे सोचो, मेरी क्लास के लड़के थे, 12वीं क्लास के लड़के, मैं इतना सीधा था।
अभी कोई बोला तो मार मार के भूत बना दूंगा, ठीक है, लेकिन उस जमाने में उस जमाने में जो है वो डर गया। फिर उन्होंने देखा कि यार ये तो डर गया। फिर किसी ने बताया इसके पापा जज हैं, धार में पोस्टेड है उस समय, धार है उससे। तो फिर थोड़ा उन्हें लगा कि नहीं ठीक है, लगा ये तो जूते देखो, इसके जूते देखो, प्लास्टिक के जूते पहना। अब उस जमाने में क्या था कि जो है बारिश का मौसम था, तो हमें मैं जो ब्लैक शू चला करते थे स्कूल में, तो मैंने ब्लैक शू गलती से जो है पापा ने कहा था लेदर के शू लेना, मैं दुकान पे गया, मेरे को समझ में नहीं आया, मैंने प्लास्टिक वाले जूते ले लिए। अब बच्चे ही था मैं, कम समझ वाला, देखो प्लास्टिक के जूते पहना, जज का लड़का नहीं हो सकता है, जज का लड़का नहीं हो सकता, प्लास्टिक के जूते पहना है ब्लैक कलर के। चुपचाप से मैं आ गया अपनी क्लास में बैठा। मन में बड़ा बुरा लगा, रुआसा हो गया कि तो अपमान पिताजी का भी, मेरा भी, सबका। मैंने पढ़ना जारी रखा। सच कह रहा हूं 10 साल बाद दोबारा मुलाकात हुई कभी। वो जो सलमान खान था हमारी क्लास का, जो सबसे बड़ा गुंडा था, किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा था एज ए क्लर्क। छोटा बड़ा कोई काम नहीं होता। हालत देख के लग रहा था कि परिस्थितियां बड़ी खराब हैं। पिताजी की बाद में मृत्यु हो गई, घर पे कर्जा भी था, ये सब था, तो मतलब वो मजबूरी में फंस गया। सारे लोगों से मिला मैं, कोई सेल्समैन बन गया, कोई कुछ चला गया के। फिर मैंने अपने आप को देखा, मैंने महसूस किया कि बहुत दोस्त फर्क तो पड़ता है। वो किताबी ज्ञान और वो दुनियादारी में किताबी ज्ञान जीत गया। दुनियादारी जो है ना, वो 99% लोग ऐसे ही सीख जाते हैं चलते फिरते। आज मुझे कोई बुलाकर देखे, मैं भी सीख गया हूं, लेकिन जब मैं जो चीज जरूरी थी वो सीखना था, वो मैं तब सीख चुका था। तब वो नहीं कर रहे थे जो मैं कर रहा था। आज मैं कुछ भी कर सकता हूं, ये फर्क है। मैंने कहा ना, मजबूरी नहीं, मजबूती पे फोकस कीजिए। अच्छे से ध्यान है मुझे कि जब मेरी शादी हुई तो भारती उस समय तैयारी कर रही थी, सिलेक्ट नहीं हुई थी उस समय। तो मेरे एक रिलेटिव हैं, उन्होंने हमको इनवाइट किया कि मेरी बेटी का गोना होने वाला है, शादी होने के बाद होता ना गोना, उसमें तुम आओ। तो मैंने कहा हाँ, मैं और भारती आ जाएंगे। नहीं 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 बेटा, भारती को लेके मत आना। मैंने पूछा क्यों? वो बेटा अदर कास्ट की है ना, तो वो थोड़ा कास्ट का इशू हो ना, कल कोई दिक्कत हो जाए, इसलिए अदर कास्ट की इसलिए लेके मत आना। मन में बड़ा बुरा लगा। मैंने डिसाइड किया मैं भी नहीं जाऊंगा। पति पत्नी तो भाई एक यूनिट होते हैं। मैंने कहा वो उसको यदि भारती को बोल रहे हैं कि मत लेके आना अदर कास्ट की, मेरे से शादी होगी तो वो तो मेरे जैसी हो गई वो। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं भी नहीं जाऊंगा। मैं भी नहीं गया। यकीन मानिए, भारती सिलेक्ट हो गई, ट्रेनिंग में चली गई, भोपाल में पोस्टिंग हुई उनकी असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में। उनके घर में अब अगले बच्चे की शादी थी। 3 बार निमंत्रण देने के बाद 3 बार मिलने आए, आइएगा जरूर शादी में, भारती आना जरूर। भारती तुम तो नाक हो, तुम तो परिवार की शान हो। अरे वही भारती तुम बोल रहे हो अदर कास्ट की, वही भारती तुम बोल रहे हो तुम परिवार की नाक हो। नाक कैसे बन गई अचानक से? जो तुम्हारी कास्ट में शामिल नहीं थी वो तुम्हारी नाक कैसे बन गई अचानक से? वक्त है बेटा, ऐसे ही बदलता है। मैं जो कह रहा हूं दिल से कह रहा हूं, हार्ट कनेक्ट में मैं कोई बातें स्क्रिप्टेड नहीं बोलता, मैं दिल से कह रहा हूं। इसलिए तुम याद रखो अच्छे से, वजूद पे मेहनत करो बेटा, वजूद पर मेहनत करो। ये दुनियादारी अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएगी। ये दुनियादारी कोई होशियारी नहीं है। जितने लोग होशियार बनते हैं ना, वे फॉलोअर होते हैं, पीछे पीछे चलते रहेंगे तुम्हारे। तुम लीड करोगे, वो तुम नेतृत्व करोगे, वो तुम्हारे पीछे चलते रहेंगे। होशियारी मत सीखिए, ईमानदारी सीखिए, चालाकी मत सीखिए, कर्तव्य परायणता सीखिए, ड्यूटी के प्रति समर्पण सीखिए। क्योंकि दुनियादारी कभी भी सीखी जा सकती है, पर जो वक्त है वो उन्हीं लोगों का है जो आज तुम्हारे से मेहनत कर रहे हैं। अपने आप को एवरेज समझने का अपराध मत करना। बिगेस्ट क्राइम टू योर सेल्फ इज टू अंडरस्टिमेट योर सेल्फ। अपने आप को अंडरस्टिमेट करना उससे बड़ा कोई क्राइम नहीं है। प्लीज डोंट अंडरस्टिमेट योर सेल्फ। पंख फैलाकर देख, तू भी बेटा बाज है। ऊंचा उड़ के देख, चील है, उड़ सकता है ऊपर। तो कभी कमजोर मत समझना अपने आप को, हमेशा अपने वजूद के लिए मेहनत करना। और इसलिए मैं कहता हूं, तुम जो कर रहे हो तुम्हारे मन का है, तुम खुश हो, अच्छी बात है। बाकी चीजों को भूल जाओ, सेकेंडरी। मैं बता रहा हूं आपको कि
मैंने देखा है मेरी सिस्टर, मैं आपको अपने परिवार के किस्से सुनाता हूं कि मेरे फैमिली में लोग सक्सेसफुल हैं। मैं जब अपने आसपास देखता हूं तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट पर्सन कि मेरे आसपास जितने लोग हैं वो सब बड़े सफल हैं। मेरी सिस्टर इन लॉ जो पुलिस में है, एडिशनल एसपी हैं, वो हमारे लोग साथ रहा करती थी उस समय, जब कुछ समय तैयारी किया, उस समय कुछ समय हमारे साथ भी रही, 3-4 महीने एग्जाम चल रहा था उनका पढ़ने के लिए। तो दोनों बहनें ऐसी थी, भारती से वो गाइडेंस लिया करती थी, भाई भारती इनको पेपर बना कर देती थी, वो पेपर सॉल्व करती थी, वो किसी से बात नहीं करना, शांति से अपना पढ़ते रहना दिन भर। वो पुलिस सर्विस में चली गई, वो डीएसपी बन गई, वो अभी एडिशनल एसपी है। एक दिन मैं उसकी ऑफिस की झांकी देखा, मैं गया, साहब ढेरों पुलिस खड़ी हुई है, मैडम मैडम सर सर सर। कमजोर ये वही है सब लोग जो अपने आसपास थे। जलवा है किस चीज से? मेहनत करने से, एफर्ट से। तो जिंदगी में बेटा ऐसा याद रखना अच्छे से कि ना, क्या होता है कि अब उस समय वो होशियारी सीख रही होती, दुनियादारी सीख रही होती, तो आज फौज है उसके पास, फोर्स है, फोर्स। बच्चों की, उसके बच्चों की, बेटी की और मेरे बेटे की लड़ाई हो गई खेलते खेलते। तो उसकी बेटी, छोटी बेटी जो है वो, उसने फोन लगाया, पापा 2 बोलेरो भर के पुलिस वाले भेज दो डंडे लेके, नीमो भैया मुझसे लड़ रहा है, नीमो भैया की पिटाई करानी है और अरेस्ट करना है। मैंने कहा भाई बहुत बड़े लेवल की धमकी दे रही है, तो सीधा मतलब छोटे भाई का, दोनों भाई बहन का झगड़ा हो गया, तो बहन फोन लगा रही है, अपनी मौसी की लड़की फोन लगा रही है कि पिताजी मम्मी 2 बोलेरो भर के पुलिस वाले भेज देना डंडा लेके भाई की पिटाई लगाने के लिए। मैंने कहा धमकी का लेवल देखो जरा, मतलब बच्चे के दिमाग में बेटे धमकी का लेवल देखो, इतना ऊपर था। मैंने बोला यार भाई माफी मांग ले उससे, उसके मम्मी पापा सच में 2 बोलेरो भर के लोग भेज देंगे, नहीं तो अपन डॉक्टर आदमी, अपन क्या इलाज ही तो कर सकते, तेरे इलाज करेंगे फिर। तो मतलब एक अलग एक मजाक की बात है, तो खैर सच्चाई तो ये है कि अपने वजूद को, इसलिए दुनियादारी, ये फालतू बातें जितनी तुम सोच रहे हो ना, सोचना बंद करो तुम। यू आर ए गुड ह्यूमन बीइंग, आप सही दिशा में काम कर रहे हो, तुम अचीव करोगे, तुमको आगे पीछे 50 लोग होंगे जिनको दुनियादारी आती होगी, वो तुम्हारे लिए काम कर रहे होंगे। क्लियर? चलिए हार्ट करेक्ट के अगले एपिसोड में मिलेंगे, वहां और बातें करेंगे बहुत सारी, और बताऊंगा अपने बारे में। और आप, मेरे को इस पूरी सीरीज से मुझे भी बहुत कुछ जानने मिल रहा है, समझने मिल रहा है, और मैं भी अपनी बातें आपसे शेयर कर रहा हूं, और चूंकि दिल का कनेक्शन है इसलिए इसका नाम है हार्ट करेक्ट। ऑल द बेस्ट।